हाँ जी बच्चों, अगली हेडिंग डालिए साइक्लो स्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा क्या है? आपने कहा सर साइक्लोस्टोमेटा क्लास है। हमने ठीक है, हमने किसकी क्लास है? आपने कहा सर दिस इज द क्लास ऑफ डिवीजन एग्नेथा। हमने ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक। एग्नेथा, ए मतलब एब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉ, ए मतलब नॉट, लास्ट क्लास में भी आपने ये बात सुनी थी, और इसका मतलब जॉ। तो यानी जिन एनिमल में जॉ नहीं होते, ये जबाड़े नहीं होते, जिनमें हमारे टीथ हैं, उन्हें बोलते हैं एग्नेथा। और हमने कहा ये जो डिवीज़न है किसका डिवीज़न है? आपने कहा सर ये वर्टिब्रेटा का डिवीज़न है। हमने बिल्कुल सही। वर्टिब्रेटा क्या है? आपने कहा सर ये सब फाइलम है, यानी किसका डिवीज़न है? ये सब फाइलम। सब फाइलम किसका? वर्टिब्रेटा का, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। यानी कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहती है, और एडल्ट स्टेज में वो ट्रांसप्लांट यानी ट्रांसप्लेस्ड यानी ट्रांसफॉर्म्ड या रिप्लेस्ड हो जाती है किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, आप देखना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फिश है वो वर्टिब्रेट्स में आती है। आपने कहा यस। हमने दो तरह की फिश पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। तो बोनी फिश आप जरूर देखना, उसमें एक पॉइंट लिखा है नोटोकॉर्ड रिमेन्स परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, जो टोटली गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वर्टिब्रेट में चाहे कोई सी भी फिश हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, और इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, और ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये पॉइंट वहाँ पर एनसीईआरटी में टोटली गलत है, और इस पर क्लेम भी हुआ था। और उन बच्चों ने, यानी जिनके नीट में क्वेश्चन आया था, तो उनसे जो जाने में गलत हो गया था एनसीईआरटी पढ़कर, तो उनके मार्क्स उन स्टूडेंट्स को दिए गए थे। तो आपकी अगर एनसीईआरटी में अगर पुराना एडिशन है, उस लाइन को काट देना, लेफ्ट हैंड साइड पर बोनी फिश के अंदर लिखा होगा नोटोकॉर्ड रिमेन्स परसिस्टेंट, उसे काट दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कार्टिलेज वाली में लिख दिया हो, लेकिन चाहे कार्टिलेज में लिखा हो चाहे बोने में लिखा हो, टोटली रॉन्ग सेंटेंस है। किसी वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद सर्वाइव नहीं करती, उसे काट दीजिए बिल्कुल। ठीक है, आप गलत याद मत कर लेना। तो समय समय पर इस तरह के ये चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हमें एडिशन निकालने होते हैं कि जो जाने अनजाने में मिसप्रिंट हो गया है उसे हम सही कर लें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें साइक्लोस्टोम पढ़ना है, और ये एक सिंगल क्लास है, और इसके अंदर तमाम वो एनिमल्स इंक्लूड हैं जिनके अंदर ये जॉ नहीं होते। ठीक है, और ये किसका फाइलम है, यानी किसका सब फाइलम है? आपने कहा ये कोरडेटा का फाइलम है, कोरडेटा। तो हमने बिल्कुल सही, कोरडेटा। और कोरडेटा के बेसिक कैरेक्टर थे डोर्सल होलो नर्व कोड, एक डोर्सल होलो नर्व कोड थी, याद करिए, एक रफली बना रहे, और एक ये पोस्ट एनल टेल थी। आपने कहा ये डोर्सल होलो नर्व कोड है। पिछले डायग्राम में शायद लेबलिंग उल्टी हो गई, सही कर लेना, अभी देखा नहीं हमने, चेक नहीं किया। तो ये डोर्सल होलो नर्व कोड है, और फिर यहाँ पर एक ये नोटोकॉर्ड है, फिर यह माउथ है, एनस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, पोस्ट एनल टेल है, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। तो ये कोर्डेट के बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है साइक्लोस्टोम। ठीक है, पहले से नोट कर लो जरा जल्दी। फर्स्ट लाइन, साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन एनिमल्स। ये मैरीन एनिमल्स हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में ये सरवाइव करते हैं। दूसरा, साइक्लोस्टोम्स आर इक्टोपैरासाइट। जहाँ कहीं बाहर लग जाए ना वर्ड इक्टो, तो बाहर हो जाता, मतलब आउटसाइड। पैरासाइट्स हैं, आप जानते हैं पैरासाइट्स किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिम्स
which derive their nutrients, the organism which obtain their nutrients from other living organism। जैसे किसी के सिर से जूं एक न्यूट्रिएंट ले रही है, तो जूं क्या है, लाइस क्या है, पैरासाइट है, लेकिन वो बॉडी के सरफेस पर है तो वो इक्टोपैरासाइट है। जो वॉर्म हमने पढ़े थे प्लेटिहेल्मिन्थीस या राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म जो बॉडी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स। तो साइक्लोस्टोम्स आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिश। तो अदर फिश के ऊपर ये इक्टोपैरासाइट है और उनसे क्या लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी कैसी है, द बॉडी इज इलोंगेटेड, बॉडी इज इलोंगेटेड। आपने कहा सर एक बार दिखा दीजिए बॉडी, तो हम अच्छा सा याद कर लेंगे सर। हमने ठीक है, जैसा आप कहें। हमने कहा ये देखो, ये बॉडी है इसकी, ये फिन्स हैं, आपने कहा तो फिश है, हमने बिल्कुल फिश नहीं है। फिश याद करो पाइसेज में थी और ये साइक्लोस्टोम्स है। आपने कहा हमें तो फिश दिख रही है, हमने इसलिए दिख रही है ना, फिश की तरह बॉडी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन मतलब इलोंगेटेड है, क्योंकि जिसे वाटर में सर्वाइव करना है, देखिए उनकी बॉडी को अच्छा सर्वाइव करने के लिए बॉडी को इलोंगेट होना पड़ेगा। तो इसलिए इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, क्योंकि इन्हें वाटर के प्रेशर को क्या करना है, उस रेजिस्टेंस को, उस वाटर के फ्लो को काटते हुए आगे जाना है, इसलिए इन्हें बॉडी को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जैसे एक बॉडी ऐसे, अगर ऐसे वाटर में चले तो आप देखना कितना रेजिस्टेंस है, कितना इसे दम लगाना पड़ेगा, और ऐसे चलना पड़े तो बड़ी फास्ट आ जाएगा। तो बॉडी इलोंगेटेड की वजह से आप इसे फिश ना माने। तो आपने कहा सर फिर हम स्टूडेंट को कैसे पता लगे कि फिश है कि नहीं है, तो हमने कहा फिश वही है जो पाइसेज कैटेगरी में आती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि फिश की एक बड़ी अच्छी सी पहचान याद कर लीजिए कि उनके अंदर जो ये अपेंडेजेस हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जिन्हें आप फिन्स कहते हो, ये पेयर्ड फिन्स होते हैं। दीज आर पेयर्ड फिन्स। सिर्फ अनपेयर्ड होता है टेल वाला फिन, बाकी ये पेयर्ड फिन्स हैं। यहाँ देखिए यहाँ अनपेयर्ड, आपने कहा हमें तो पेयर्ड दिख रहे हैं, हमने वो तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं। तो दीज आर अनपेयर्ड फिन्स। तो यहाँ पर पेयर्ड फिन्स नहीं है, अनपेयर्ड है। तो पेयर्ड फिन पहचान है फिश की, तो दिस इज नॉट ए फिश। हाँ, अपीयर लाइक द फिश, ये बात पक्की है। दीज आर अनपेयर्ड फिन्स, दीज आर अनपेयर्ड फिन्स। दीज आर गिल्स, ये गिल्स है या गिल स्लिट्स है, ठीक है। दीज आर गिल और गिल स्लिट्स। और आप जानते हैं गिल्स क्या है, गिल्स अपने आप में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। एक सेकंड रुकिए जरा, एक बुक उठा के तो आपको समझाते हैं पहले। ये एक बुक है हमारे हाथ में, ठीक है, ध्यान से देखना। इस बुक के अंदर कितने सारे पेज हैं, कितने सारे पेज हैं। ये हर पेज बिल्कुल गिल्स में ऐसे होते हैं, उस गिल्स में भी ऐसे, जैसे ये एक पेज है, एक शीट है, ऐसे उसमें बहुत सारी गिल प्लेट्स होती हैं। ये गिल प्लेट्स हैं और इनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर इन बहुत सारी गिल प्लेट्स के अंदर ब्लड वेसल है, हर पेज के अंदर ब्लड वेसल है। तो जो वाटर इनके अंदर फिल होता है, और जब ये गिल पानी में होंगे देखो, तो इनके अंदर वाटर भर जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा, और उस वाटर में जो ऑक्सीजन है, उस वाटर में जो ऑक्सीजन है, समझने की कोशिश करना, रटना बिल्कुल मत। ये एक गिल प्लेट हमने कंसीडर कर ली, दिस इज द गिल प्लेट, ठीक है। वाटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इस पेज के अंदर, इस गिल प्लेट के अंदर ब्लड वेसल्स है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, फ्रॉम वाटर इनटू ब्लड, और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस ब्लड के अंदर, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। यानी कि ये जो गिल प्लेट्स हैं, यानी टोटल जो गिल्स हैं, सारी गिल प्लेट्स मिलकर गिल्स, ये पूरी बुक गिल्स है, ये गिल प्लेट है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही है, रेस्पिरेटरी गैसेस विद द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। अब ध्यान समझिए, आपने कहा सर जब मछली को, किसी फिश को बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसमें भी गिल्स हैं, इसमें भी गिल्स हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। कि सर डेथ क्यों हो जाती है? हमने कहा जब हम इन्हें बाहर निकालते हैं तो ध्यान देखिए, जब इनमें पानी नहीं रहा गिल्स के अंदर, गिल प्लेट्स के बीच में, तो ये गिल प्लेट आपस में चिपक जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर, आपस में चिपक गई। तो अब प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो सकता है?
तो अब बहुत ना के बराबर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज है, और इस वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। एकदम नहीं होती कि निकाला मर गए, जब तक उनमें ऑक्सीजन है जब तक वो सर्वाइव करते हैं। किसी को 5 मिनट लगते हैं तो किसी को 10 मिनट भी लगते हैं, तो एक टाइम लगता है, बट उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि अब उनका प्रॉपर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। और गिल्स के कवर भी होते हैं, यानी गिल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर चढ़ी होती है। अगर है गिल के कवर है, उस कवर को ओपरकुलम बोलते हैं, ओपरकुलम। तो ओपरकुलम बोनी फिश में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। इसको रख देते हैं जरा पहले। हाँ, तो आपकी अब समझ में आया कि फिश वही है जिनके अंदर पेयर्ड फिन्स हैं। तो इनके अंदर ये अनपेयर्ड फिन्स हो गए। ये गिल सिलिट्स हैं, कितने हैं? यूजुअली 6 to 15 होते हैं पेयर्स में, याद रखना पेयर्स में। जैसे ये है एक फिश ही मान लेते हैं, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, ऐसे 6 से 15 पेयर होते हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं? फॉर रेस्पायरेशन, यानी कि दीज आर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। हमने कहा आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? आपने कहा हम साइक्लोस्टोम पढ़ते हैं सर, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ते हैं। हमने ठीक है, हमने स्टोमेटा माउथ होता है और साइक्लो मतलब सर्कुलर होता है। तो जिनका माउथ सर्कुलर हो, गोल हो, यानी कि ऐसा गोल माउथ हो, तो वो साइक्लोस्टोम हो जाते हैं। और इनका माउथ कहाँ है? यहाँ पर है। अगर यहाँ पर होता तो आप डोर्सल कहते, यहाँ पर होता तो आप क्या कहते? वेंट्रल कहते। लेकिन यहाँ पर है और गोल है और सकिंग टाइप है। सकिंग मतलब चूसना, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? फिश के ऊपर रहते हैं। तो उसी से क्या लेते हैं? उसका ब्लड चूसते हैं, यानी कि उससे न्यूट्रेंट ले रहे हैं, उससे फूड ले रहे हैं। तो इनका माउथ सर्कुलर है, लेकिन जो नहीं है, जवाड़े नहीं है। तो माउथ इज सकिंग एंड या सकिंग टाइप एंड सर्कुलर और जब भी आपने फिश बनाई होगी तो फिश की स्किन के ऊपर नेचर ने ऐसे ये स्ट्रक्चर दी हैं, बड़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इन्हें बोलते हैं स्केल्स। तो जब भी आपने कभी बचपन में फिश बनाई होंगी तो आपको ध्यान होगा मैंने ऐसे स्केल्स बनाए थे, चाहे आपको पता ना हो ये स्केल्स हैं, पर आपने बनाए ज़रूर थे। और ये अलग अलग तरह के दिखते हैं। किसी के अंदर ये प्लेकोइड स्केल कहलाते हैं, किसी के अंदर ये साइक्लोइड, किसी के अंदर ये टिनोइड। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्केल, बट स्केल्स आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फिश ऑफ प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ फिश। तो ये उनके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन दीज साइक्लोस्टोम्स लैक सच स्केल्स। इन साइक्लोस्टोम के अंदर ये स्केल नहीं है। अब ये भी आपको याद रखना है, अभी अगला टॉपिक आएगा। प्लेकोइड स्केल आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिश एंड साइक्लोइड और टिनोइड फिश आर फाउंड इन बोनी फिश, बट दीज स्केल्स टोटली एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स। बना लीजिए पहले इसे, फिर नोट करते हैं आगे। दो लाइन छोड़कर, स्किन इज टफ। स्किन मजबूत है क्योंकि स्केल तो नहीं दी नेचर ने, तो स्किन को टफ बना दिया। बट डिवॉइड ऑफ स्केल्स नहीं है। अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। क्रेनियम मतलब आपने कहा सर ये ब्रेन बॉक्स। तो किस में है ब्रेन बॉक्स? जरा चलते हैं कोरोडेट्स में। कोरोडेट में याद करो यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट, वर्टिब्रेट्स। आज आपको पता है क्या याद कर कराना था? एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। क्या आपने अच्छे से पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो परसों तक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उस दिन ये डिस्कस होंगे, पर आपको ऑलरेडी सब कुछ आता हो। तो ये यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट, वर्टिब्रेट्स, इनमें क्रेनियम नहीं होती। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, आपके बुक में नहीं है, पर आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी मंजिल हो सकता है नीट एग्जाम पास करना हो। तो इसमें क्रेनियम नहीं होती, वर्टिब्रेट्स में क्रेनियम होती है। और साइक्लोस्टोम अगर इनमें है, अगर साइक्लोस्टोम
वर्टिब्रेट में आते हैं तो नेचुरली उनमें क्रेनियम है। तो हर फिश में क्रेनियम है, साइक्लोस्टोम में क्रेनियम है, मैमल्स में क्रेनियम है, और बर्ड्स में क्रेनियम है, एम्फीबियंस में क्रेनियम है, रेप्टाइल्स में क्रेनियम है। तो जो भी कोर्डेट के अंदर वर्टिब्रेट का मेंबर है उसमें क्रेनियम प्रेजेंट है। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए, साइड में नोट कर लीजिए इसे। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। ठीक, अगला पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना पहले आप। ये बेसिकली मेराइन है, यानी पानी में रहती हैं। जो साइक्लोस्टोम है फिश जैसे दिखते हैं लेकिन दे आर नॉट फिश, और बेसिकली दे आर मेराइन एनिमल्स। लेकिन जब स्पाउनिंग का टाइम आता है, स्पाउनिंग कहते हैं एग देना, अंडे देना, क्योंकि मेराइन वाटर मतलब साल्टी वाटर, तो यहाँ पर सॉल्टी वाटर है और ज़्यादा सॉल्ट को इनके एग टोलरेट नहीं कर पाते, यानी सॉल्ट को टोलरेट करने की एबिलिटी इनके एग में बहुत कम है। इसलिए अगर वो यहाँ पर स्पॉनिंग करेंगे, अपने एग देंगे, तो उनके एग कभी सर्वाइव ही नहीं करेंगे और उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए नेचर ने अडाप्टेशन दी, ये मैराइन वाटर से कहाँ चली जाती है, एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग, एग देने के लिए फ्रेश वाटर में दे मूव और दे माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर, यानी कि कंपैरेटिवली नॉन सॉल्टी वाटर। तो दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर, किस लिए, सुनते रहे ना, फॉर स्पाउनिंग के लिए। स्पाउनिंग मतलब एग लेइंग, एग देना, एग लेइंग, अंडे देना। अब इन्हें माइग्रेट करने के लिए बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, एक लंबी ट्रिप है, बहुत एनर्जी इनकी कंज्यूम हो जाती है, और एग देने में भी इनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। कहने का मतलब इतना लंबा इन्होंने रन लिया एग देने के लिए, और वहाँ एग दिए, वहाँ पर एग दिए, और एग का फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हुआ लार्वा में, और ये लार्वा फिर एडल्ट फॉर्म होने लगते हैं, ये एडल्ट में बदल जाते हैं। और आप जानते हैं लार्वा से एडल्ट में बदलना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, यानी कि प्रक्रिया, ये प्रोसेस, यानी लार्वा का फॉर्मेशन और लार्वा का मेटामॉर्फोसिस, ये नॉन सॉल्टी वाटर में है। लेकिन यहाँ से एग देने के बाद ये जो मेराइन एनिमल्स गए वहाँ पर साइक्लोस्टोम, अब वो रिटर्न बैक नहीं हो पाते, उनमें इतनी एनर्जी नहीं बचती बॉडी के अंदर कि उतनी लंबी ट्रिप लें, तो उस एनर्जी की डेफिशिएंसी से इनकी डेथ हो जाती है। तो आपने कहा सर अगर ये वहाँ पर एग देने के बाद यहाँ तक रन नहीं कर पाते तो वो वहीं ना रह सकते हैं, यानी वहीं पर रह ले, सर्वाइव कर लें, हमने नहीं कर सकते। आपके स्कूल के सर ने 9th-10th में पढ़ाया होगा कि जो मेराइन वाटर एनिमल्स है, फिश है, स्पेशली फिश की बात चल रही है, फिश जैसों की या फिश की, कि जो भी मेराइन एनिमल्स है वो ज़्यादा सॉल्ट वाटर में रहते हैं, उनकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट होता है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा हुआ होगा 10th में, नहीं पढ़ा तो 11th में वेट करिए, चैप्टर आएगा ज़रूर। लेकिन आपने 100% 10th में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, यानी सॉल्टी वाटर। तो इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वाटर नेचुरली, हम फ्रेश वाटर में साल्ट कम है तो वाटर ज़्यादा साल्ट की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इनके अंदर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। तो उसको कैसे टोलरेट करें, इनके अंदर बहुत सारा पानी अंदर घुस गया, फूल जाएंगी, तो ये वहाँ तो सर्वाइव कर नहीं सकते, इनकी डेथ हो जाएगी। और लौट कर क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि इनकी बॉडी में उतनी एनर्जी इतनी लंबे ट्रिप के बाद नहीं बची। जैसे हम यहाँ से पैदल चले जाएं मुंबई तक और बिना और वहाँ का खाना हम और आप खा नहीं सकते, तो नेचुरली बात, मान लो पहुँच गई, इतनी एनर्जी तो थी, पहुँच गए तो वापस आ ही नहीं सकते, हमारी डेथ हो जाएगी। और वहाँ पर रह इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो इसलिए इनकी डेथ आफ्टर स्पाउनिंग हो जाती है। तो कितने बेचारे अपनी जनरेशन को डेवलप करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, और यही एडल्ट फिर कहाँ मूव कर जाते हैं, मेराइन वाटर में आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर मेराइन एनिमल्स। तो यहाँ पर अगेन इनका एडल्ट पहुँच गए मेराइन में। तो जब इनको यहाँ पर एग देने का समय आएगा, मैच्योरिटी आएगी, ये फिर कहाँ चले जाएंगे, फ्रेश वाटर में, यानी इनके अंदर ये माइग्रेशंस होता है। अब इसको अगर हम नीट के लिए क्वेश्चन बना दें तो याद रखिए, जब भी कोई मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, इसको एक टर्म देते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको याद रखना है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर क्योंकि थोड़ा
ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो नोट नहीं कर पाओगे, पहले से नोट कर लीजिए। हो गया, आ जाइए। तो जब कोई एनिमल मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है तो इसे एनाड्रोमस कहते हैं, एनाड्रोमस। और जब कोई उल्टा फ्रेश वाटर से यहाँ पर आता है तो इसे कैटाड्रोमस बोलते हैं। तो दीज आर टू टर्म्स फॉर माइग्रेशंस। हो गया याद, नोट कर लीजिए। नोट करते करते एक लाइन लिख लो सुनते सुनते। साइक्लोस्टोम्स migrate into fresh water for spawning, and after spawning they die. आपने कहा सर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल भी याद करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे भी बोलते हैं इसको, लैम्प्रे, और एक है मिक्साइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हैगफिश, तो यहाँ पर हैगफिश है पर ये फॉल्स फिश है। ऑलरेडी हम ऑक्टोपस में समझ चुके हैं कि जो भी फिश होगी उसमें पेयर्ड फिन्स होंगे, और जितने भी फिश हैं वो किस ग्रुप में है, पाइसेस में। और यहाँ पाइसेस की बात नहीं चल रही, तो ये फॉल्स फिश है। अगली हेडिंग डालिए, पहले से नोट करो। अगली बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए हम, पाइसेस। और पाइसेस में दो तरह की फिश इंक्लूड थी, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस था और जिनका एंडोस्केलेटन बोनी था। तो पहले कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं, यानी कि ये पाइसेस इंक्लूड्स फिश। पहले बात करते हैं क्लास कॉन्ड्रीचिट्स की। कॉन्ड्रीचिट्स आर ऑल्सो, पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, comma, therefore they are called cartilaginous fish। कार्टिलेजिनस फिश। आपने कहा ठीक है सर, हमने कहा एक पॉइंट और सुन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। जितने भी फिश हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं और जितने भी रेप्टाइल्स हैं, याद रखिए, ऑल फिश, ऑल एम्फीबियंस, ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। आपने कहा क्या इनका खून ठंडा है? हमने खून ठंडा या गर्म की बात नहीं हो रही, कोल्ड ब्लडेड है, इसका मीनिंग कुछ और है। और जितने भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये वार्म ब्लडेड है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, बहुत ध्यान से सुनिए। हम अपने आप को समझते हैं, पहले मैमल्स यानी कि ह्यूमन की बात कर लेते हैं। आप देखिए, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और सराउंडिंग का भी मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ना तो हमें गर्मी लगेगी ना हमें सर्दी लगेगी, हमें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मार्च के शुरुआत के दिन। लेकिन जैसे जैसे बाहर, अब हमारा टेम्परेचर फिक्स रहता है, हमारा कभी 38 डिग्री नहीं होता और कभी 36 नहीं होता, एक्सेप्ट इन्फेक्शन। जब कोई पैथोजन अंदर आता है तो हमारी बॉडी उस पैथोजन से फाइट करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, अपने आप को गर्म करती है, जिससे वो पैथोजन किल हो जाए। ये सारी बातें डिटेल में 12th में करेंगे, पूरा चैप्टर है इस बात के ऊपर। लेकिन इसकी बजाय कि रट लें एनसीईआरटी की तरह कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड, समझ में आना चाहिए व्हाट डू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। तो वार्म ब्लडेड उन्हें कहते हैं विच हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर, टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। आपने कैसे?
हमने मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर, अब जैसे बाहर इंक्रीज होता जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं बाहर हॉट है इस समय, तो बाहर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरली हमारी बॉडी का इंक्रीज होना चाहिए। भाई धूप में रखी हुई चीज़, धूप बड़ी तेज़ धूप है, धूप में आप देखना बाहर रखी हुई चीज़ें, चाहे वो आपके जूते हैं, चाहे वो चप्पल है, चाहे पानी है, चाहे एक बाल्टी रखी हुई है, सब कुछ गर्म हो जाता, कूलर गर्म हो जाता, ठंडी हवा ज़रूर फेंक रहा है पर कूलर बाहर से तो गर्म है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ये पसीने यानी स्वेटिंग होने लगती है। अगर आपने कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज़ कर लिया है, एसी चला लिया, कूलर चला लिया, तो वो एक अलग टॉपिक है। उसने क्या करा, बाहर आपकी सराउंडिंग में लो टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। हम नेचुरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी स्वेट करती है, यानी स्वेट प्रोड्यूस करने लगती है, पसीने आने लगते हैं, और जब इस पर विंड टकराती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे आप नहाते ही पंखे के नीचे आके खड़े हो जाएं, यानी कि आपने नहा करके आपने कपड़े चेंज किए और ऊपर से गीला सिर है आपका, और पंखे के नीचे आके खड़े हो जाए तो आप कहते हैं बड़ा ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट हुआ, और इस कूलिंग इफेक्ट ने आपके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने दिया। और जब बाहर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, यानी कि विंटर सीजन में, तो हमारी जो बॉडी की मसल्स है वो कप कप आने लगती हैं। अब हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो कप कपी नहीं आती, और अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप ऐसे कप कप आने लगेंगे। और दिस शिवरिंग ऑफ द मसल्स इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ये एक तरह की एक्सरसाइज है, और जो हमारी बॉडी में हीट को जनरेट करती है। तो हम वो एनिमल्स हैं कि बाहर टेम्परेचर जो मर्जी हो, हमारे अंदर एबिलिटी है टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसे एनिमल वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। कोल्ड ब्लडेड कौन है, आप छिपकली को दिमाग में रख लीजिए क्योंकि आपके घर में है। वाल लिज़ार्ड। बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का भी बढ़ने लगता है। तो आपको देखना दिन में छिपकलियाँ बाहर छज्जे पे नहीं दिखाई देंगी, बाहर धूप में नहीं दिखाई देंगी। शाम जैसे से शाम आ जाएगी, सूरज छिपने लगेगा, टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा, यानी उतनी गर्मी डायरेक्ट हीट नहीं रहेगी, तो वो बाहर निकल जाएंगे। और जब ठंड बाहर पड़ने लगती है, जब ठंड का सीज़न आता है, तो आप कहते हैं मैं छिपकलियाँ नहीं देखती सर, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी वो छिप जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो पसीने छोड़ सकें, क्योंकि स्वेटिंग रेप्टाइल्स में नहीं होती। कभी किसी रेप्टाइल को यानी कि पसीना नहीं आता, कभी किसी एम्फीबियन को पसीना नहीं आता, वो मैमल का करैक्टर है। तो बाहर जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाल लिज़ार्ड ने एक लिमिट तक तो टॉलरेट किया, बाहर टेम्परेचर डाउन हुआ एक लिमिट तक तो इसे टॉलरेट किया, और इस लिमिट के बाद जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा और जब लो टेम्परेचर हुआ तो ये अपने आप को छिपा लेते हैं। तो आप 12th में पढ़ेंगे, अगर कोई सर्दियों में छिपा लेता है अपनी बॉडी को, कहीं कैविटी में घुस जाते हैं, इस बोर्ड के पीछे चले जाते हैं, तो इसे हम विंटर स्लीप कहते हैं। और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन भी बोलते हैं। ये सब 12th में आएंगे डिटेल में, तब बात कर लेंगे अच्छे से हाइबरनेशन। पर इतना आपको आना चाहिए कि कहीं कोल्ड ब्लडेड लिखा है तो आप उसे रटेंगे नहीं, इसे समझेंगे क्या चीज़ है। और कोई गर्मी की वजह से समर में माइग्रेट करता है, समर में अपने आप को छिपा लेता है कहीं पर, तो इसे क्या बोलते हैं? समर स्लीप। इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। तो ऐसे एनिमल, द एनिमल विच हैव नो एबिलिटी टू रेगुलेट और मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड क्या है आप समझ गए होंगे। अगर हमने कहा ये कार्टिलेजिनस फिश कोल्ड ब्लडेड है, हालांकि बोनी फिश भी कोल्ड ब्लडेड है, पर एक पॉइंट हमारे हाथ में है। तो जो भी कोई कह रहा है कि ये कोल्ड ब्लडेड है, तो आप समझ लेना दे हैव नो एबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और हमने कहा मैमल्स वार्म ब्लडेड है, तो आपने कहा तो बहुत आसान, हम समझ गए वार्म ब्लडेड है, इसका मतलब उनके अंदर एबिलिटी है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगला पॉइंट इसको लिखते हैं जी पहले। कार्टिलेजिनस फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और इसको टेक्निकली बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड animals have no capacity or ability to maintain their or regulate
देयर बॉडी टेम्परेचर। अगली बात, इनके अंदर इंडोस्केलेटन है तो नेचुरली इनका क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। आपने कहा कुछ एग्जाम्पल सिखा दीजिए, पहले एग्जाम्पल ही सुन लीजिए। और नीट में सबसे ज़्यादा चांस फिश में से अगर क्वेश्चन बनाने के होते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा होते हैं। एक फिश है स्कोलिडोन, सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये स्कोलिडोन। क्या पूछा गया अभी बात करते हैं। एक है प्रिस्टिस, एक है ट्राइगोन, एक है टोरपीडो। ये चार पहले अच्छे से टेक्निकल नाम याद रख लीजिए, स्कोलिडोन, प्रिस्टिस, ट्राइगोन और टोरपीडो। स्कोलिडोन को डॉग फिश भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉग फिश। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड डॉग फिश, इसे डॉग फिश बोलते हैं। प्रिस्टिस, इसको सौ फिश बोलते हैं। इसका मतलब आरी होता है, आरी। जो आपने कभी किसी कारपेंटर के हाथ में देखी होगी ना, ऐसे आरी, और यहाँ पर टीथ होते हैं ऐसे लकड़ी काटने के लिए, ऐसे, इसे आरी बोलते हैं। ट्राइगोन को बोलते हैं इस फिश को स्टिंग रे। स्टिंग रे, स्टिंग मतलब डंक मारना होता है। कहाँ पड़ा था? सिलेंट्रेट में पड़ा था, नीडोब्लास्ट, नेमेटोसिस्ट याद करिए, हाइड्रा के अंदर। टोरपीडो, इसका नाम है इलेक्ट्रिक रे, यानी ये करंट छोड़ती है। अगर कोई एनिमल इसके पास आता है तो बिल्कुल करंट की तरह एकदम वाइब्रेशन से निकलती है और वो एनिमल वहाँ से भाग जाता है, इसके ऊपर अटैक नहीं करता। इनके डिफेंस ऑर्गन्स हैं। अब नीट के लिए ध्यान सुन लीजिए, डॉग फिश को डॉग फिश क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे चार ऑप्शन भी दे देते हैं कि डॉग की तरह बार्क भौंकती हैं, तो बहुत से तो इसीलिए लगाए आते हैं कि यार भौंकती होंगी तो डॉग कहते होंगे। कोई कहता है डॉग के जैसी दिखती हैं, तो सीधी बात यह है कि इनकी जो पावर है, पावर ऑफ ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन कहते हैं सूंघने की ताकत। आप जानते हैं डॉग में कितनी सूंघने की ताकत है, इसलिए पुलिस अपने साथ रखती है जिससे कि वो स्मेल के थ्रू उस मुजरिम तक पहुंच सके। तो इस पृथ्वी पर डॉग में बड़ी ताकत है सूंघने की। ऐसी पानी के अंदर जिस फिश के अंदर डॉग जैसी ताकत है, डॉग जैसी एबिलिटी है फॉर स्मेल, तो वो स्कोलिडोन है, वो डॉग फिश है। तो ध्यान रखना ओल्फैक्शंस की वजह से है। और सो क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका माउथ, आप बुक में देखना, बुक में दिखा रखी है फिश बिल्कुल ऐसे आ रही दिख रही होगी, ऐसे इनके आउट ग्रोथ दिख रही होंगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आ रही हो, तो इनका नाम सौ फिश रख दिया। ट्राइगोन क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, हैविंग स्टिंग ऑर्गन या पॉइजनस स्टिंग, इनके पास जहर छोड़ने के ऑर्गन्स है, इसलिए इसका नाम स्टिंग है। तो जिसने भी इसको ट्राई किया ना, वो ट्राई किया तो गोन हो गया, गो वेंट गोन, तो जिसने ट्राई किया वो गोन हो गया, तो याद रखना ट्राइगोन। टोरपीडो, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। नीट में पता नहीं कितनी बार है, हमें खुद याद नहीं है क्योंकि 26 साल चल रहा है ये, इतने क्वेश्चन आ गए। कभी पूछा जाता है कि डॉग फिश क्यों कहते हैं, या फिर पूछा जाता है फॉलोइंग में ओल्फैक्शन की पावर ज़्यादा किस में है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में है, या टोरपीडो क्यों ज़्यादा फेमस है। तो कैसे भी आ जाए, जिसने इसको याद रख लिया वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हमें पूरी जगह चाहिए। आ जाइए, अब सारा समझते हैं, फिर लिखेंगे पॉइंट। ये एक फिश दिखा दी हमने आपको, कार्टिलेजिनस फिश। बिल्कुल ध्यान सुनना, इनके अंदर पेयर्ड फिन्स है। आप जानते हैं कि भाई फिश वही है जिसमें पेयर्ड फिन्स हो, और ये एक टेल वाला फिन है, ये अनपेयर्ड ही होता है।
ये इनकी आईज है। इनका माउथ जो है नीचे की तरफ होता है, यहाँ होता तो डोर्सल, यहाँ होता तो वेंट्रल, तो इनका माउथ वेंट्रल है, ये वेंट्रल है। और जो इनकी स्किन है बड़ी टफ है, टफ स्किन है, और उसके ऊपर स्केल है। कार्टिलेजिनस के ऊपर जो स्केल पाए जाते हैं उन्हें प्लेकोइड स्केल कहते हैं। और ये इतने हार्ड भी हो सकते हैं कि जो इसके टीथ होते हैं ना, जो इनके टीथ हैं वो एक्चुअली में मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स हैं। ये दूसरा थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें आपको कि जो उनके टीथ हैं वो डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, देखिए ऐसे। और ये फिगर देखते आपको किसकी याद आ गई? आपने कहा बिल्कुल सही सर। तो इनके टीथ ऐसे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि प्रीडेटर्स हैं, छोटी अपने से छोटी मछली को खाती हैं, अपने छोटे एनिमल को खाते हैं। जो किसी को मारकर खाए उसे प्रीडेटर बोलते हैं। तो जो एक बार अंदर घुस गया, जो इनके टीथ में एक बार फंस गया, वो बाहर नहीं निकल सकता ना, क्योंकि अंदर की तरफ है। देखो कोई चीज़ अंदर आ तो सकती है, ऐसे बाहर जा नहीं सकती, इसमें अटक जाएगी। तो इनके टीथ बड़े पॉइंटेड हैं और डायरेक्टेड इनवर्ड है। तो ये एक अडाप्टेशन है, आप जानते हैं, यह भी लिख लेंगे। इनके पास ये गिल्स हैं, दीज आर गिल्स। कितने गिल्स हैं ये आपके बुक ने नहीं लिखा, ठीक है। साइक्लोस्टोम में तो ज़रूर मेंशन है कि कितने गिल्स हैं, 6 to 15 पेयर्स हैं। इसमें यूजुअली 5 to 7 पेयर्स होते हैं। बोनी फिश का आपके बुक ने लिखा हुआ है 4 पेयर है, तो इसका भी हमें याद रखना है। और इनके गिल्स हैं, जैसे ये हाथ है और हाथ का ये कवर दिख रहा है आपको, ऐसे गिल है और गिल का ये कवर है ओपरकुलम, अभी पीछे बताया था। तो इनके पास गिल कवर्स नहीं होते, ठीक है, गिल कवर नहीं होते। जो फिन्स हैं, देखो फिन्स ये भी हैं, और फिन्स ये भी हैं। आपने कहा बिल्कुल सर। और हमने कहा फिन्स ये भी हैं, ये फिन है। आपने हाँ जी, क्योंकि अनपेयर्ड होता है। हमने कहा जो माउथ की तरफ होते हैं, याद रख लेना, जो माउथ की तरफ है अगले हिस्से के पास होते हैं, यानी कि ये, इन्हें पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड पेक्टोरल फिन्स, दीज आर कॉल्ड पेक्टोरल फिन्स। और जो पीछे होते हैं बाद में, इन्हें बोलते हैं पेल्विक फिन, दे आर कॉल्ड पेल्विक फिन्स। तो जो पेल्विक फिन्स हैं इनके पास ही मेल का कर बात करें, क्योंकि सेक्स सेपरेट होते हैं फिश के अंदर, चाहे वो बोनी फिश है चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश है। मेल फिश अलग होती है, फीमेल फिश अलग होती है। तो अगर हम मेल फिश की बात करें तो इन्हीं के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे क्लास्पर बोलते हैं। तो पेल्विक फिन्स इन मेल्स, pelvic fins have clasper। क्लास्पर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो 2 फिन हो गए, पेक्टोरल और पेल्विक। कुछ पॉइंट याद हुए? आपने कहा बिल्कुल याद हुए। और आप एनसीईआरटी देखना, यहाँ जरूरत नहीं है, पर बुक में देखना लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऐसे लेटरल लाइन दिखाई गई होगी, ये ऊपर डोर्सल, ये वेंट्रल और ये लेटरल लाइन है। तो यहाँ पर सेंसरी, इस लेटरल लाइन के पास, कोर्स में नहीं है पर नीट के लिए याद रखना, लेटरल लाइन के पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं। लेटरल लाइन, तो इसके पास होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक। नंबर 1, कार्टिलेजिनस फिश को हमेशा वाटर के अंदर मूव करते रहना पड़ता है, हमेशा मूव करते रहना पड़ता है, कभी रुक नहीं सकती। रुक गई, अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो सिंक हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं है। अगर इसमें एयर कंटेन करने वाले पाउच होते, एयर ब्लैडर होते, तो थोड़ी देर ये रेस्ट कर सकती थी। जैसे जब हम शुरुआत में स्विमिंग सीखते हैं तो यहाँ पर एक एयर ट्यूब लगा लेते हैं। हमें नहीं भी आता तैरना तो भी हम डूबेंगे नहीं। तो बोनी फिश को नेचर ने एयर ब्लैडर डेवलप करा दिए, इनके अंदर एयर ब्लैडर डेवलप नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं जी। पहले हम, स्किन कैसी है? स्किन इज वेरी टफ। पानी में रहने वालों की स्किन यूजुअली टफ ही होती है, टफ एंड बियर्स प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स माउथ पे आ जाते हैं। माउथ इज वेंट्रल, टीथ are modified
placoid scales, and they से मतलब teeth, and they are directed इनवर्डली, अंदर की तरफ है। लिख लिया आपने कहा, बिल्कुल लिख लिया। और ये आपके बुक में ना स्कोलिडोनी दिखाई गई, जो आप देख रहे हैं ना फिगर, ये स्कोलिडोनी फिश है, ये डॉग फिश का डायग्राम है, स्कोलिडोन, इसका नाम क्या है, डॉग फिश है। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें पावर ऑफ ओल्फैक्शन लाइक द डॉग है। हमने बिल्कुल सही, हमने कहा किस कैटेगरी में है, आपने कहा कार्टिलेजिनस फिश है। हमने ठीक है, टेक्निकली बताओ, आपने कहा टेक्निकली कॉन्ड्रीचिथ्स हैं। हमने ठीक है, हमने कुछ करैक्टर बताना जरा इस कॉन्ड्रीचिथ्स के। आपने कहा सर इतने सारे करैक्टर हैं, इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, पेयर्ड फिन्स है, और ये टेल वाला फिन्स काउडल फिन्स कहलाता है। ये भी बुक में नहीं है पर आना चाहिए, काउडल फिन यानी टेल फिन, इसको टेल फिन भी कह सकते हैं। हमने और के सर गिल्स हैं, हमने कितने हैं, आपने कहा सर गिल्स हैं, गिल स्लिट्स या गिल्स, खाली गिल्स भी लिख सकते हैं और स्लिट्स भी लिख सकते हैं। हमने कितने हैं, आपने कहा सर, आपने बताया था 5 to 7 पेयर्स हैं। हमने कहा कवर है इनके ऊपर, आपने कहा इनके पास नहीं है, बोन वालों के पास है, यानी कि गिल्स आर विदाउट गिल कवर। हमने गिल कवर को कहते क्या है टेक्निकली, आपने कहा ओपरकुलम। हमने ठीक है, आप तो याद कर रहे हैं सब कुछ। हमने गिल्स का फंक्शंस क्या है, आपने गिल का फंक्शन तो सर किसी में भी एक ही होता है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक बार देख लें आपको दिख पा रहा है कि नहीं, दिख पा रहा है, तो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन। आपने कहा ठीक है। हमने कुछ और पॉइंट बताना भाई कार्टिलेजिनस फिश के। उन्होंने कहा सर स्किन टफ है, प्लेकोइड स्केल इसके पास होते हैं, माउथ वेंट्रल है। हमने इनसे थोड़ा सा और हट के बता दीजिए, तो हमें भी दिख रहा है बोर्ड पर लिखा है। तो आपने कहा सर अभी आपने बताया था कि कार्टिलेजिनस जो फिश होती हैं वो प्रीडेटर होती हैं, तो आर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स कहो या प्रीडेशियस कहो, मीनिंग एक ही है, जो अदर एनिमल को कैच करते हैं, किल करते हैं, उन्हें ईट करते हैं, खा जाते हैं, उन्हें प्रीडेटर से बोलते हैं। जैसे लॉयन इज प्रीडेटर, किसके लिए, जिसको वो मार कर खाए। जैसे बिल्ली घर घर में जानते चूहे खाते, तो बिल्ली इज प्रीडेटर, तो जो मारकर खा रहा है वो प्रीडेटर है। मरने वाले को प्रे बोलते हैं, मरने वाले क्या कहलाते हैं, प्रे, PREY, प्रे। हमने कहा और बताना, आपने कहा आर मैराइन, ये पानी में रहते हैं, पानी में हर मछली रहती है, पर स्पेशली ये मैराइन वाटर में रहते हैं, यानी समुद्री पानी में रहते हैं। तो जल्दी से नोट करिए पहले, फिर 1-2 पॉइंट और लिखना है। आ जाइए, कार्टिलेजिनस फिश लैक एयर ब्लैडर, देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके स्कूल के सर या मैडम आपको दे सकते हैं एग्जाम में। देयरफॉर दे हैव टू स्विम constantly to avoid their sinking, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड है, आप सब जानते हैं। ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल पक्के से याद करा दिया आपने। हमने सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल बॉडी अलग है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी में है, तो ऐसे एनिमल को डायोसियस एनिमल कहते हैं। ह्यूमन खुद आप समझते हो एक डायोसियस एनिमल है।
हमने कहा फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा है, इज इंटरनल है, इज इंटरनल। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा सर ये एग देते हैं कि बच्चों को जन्म देते हैं, हमने ये विविपेरस है, अपने आप समझ लीजिए, मोस्टली विविपेरस है, यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं, जो संतान को जन्म दे उसे विविपेरस कहते हैं। विविपेरस मीन्स द एनिमल्स which give birth to young ones, और जो अंडे दें उन्हें कहते हैं ओविपेरस। और जो विविपेरस है उनमें यूजुअली डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, यानी इनमें लार्वा नहीं बनते, डायरेक्ट डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। जल्दी नोट करिए, फिर बोनीफिश कंप्लीट करते हैं आज ही। आज हर नए टॉपिक के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, ठीक है। कुछ नोट करना, मान लीजिए आज दिमाग में नहीं है, कल दिमाग में आ जाए, तो थोड़ी हमेशा 5-6 लाइन छोड़ दिया करो। तो हेडिंग डालिए ओस्टियोचिट्स, थोड़ा नीचे लिख दे, ओस्टियोचिट्स are also called bony fish because their endoskeleton is bony। अगर आपको कार्टिलेजिनस याद हो गया तो इसे समझने में और लिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आपको कंपैरेटिवली याद करना है। अगला पॉइंट, वो मेराइन है, ये दोनों है, यानी कि लिव इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर। आपने कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए मेराइन फिश के और फ्रेश वाटर फिश के। हमने कहा यही तो याद करना है सबसे पहले फिश के अंदर एग्जाम्पल्स। तो पहले मेराइन के एग्जाम्पल सुन लेते हैं, जो पानी में रहती हैं लेकिन कौन से, सॉल्टी वाटर में रहती हैं। दो याद रख लेना इसका, एक एक्सोसीटस और एक हिप्पोकैम्पस। दुनिया के अंदर हर फिश कैसे होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है और हॉरिजॉन्टल चलती है, स्ट्रीमलाइंड होती है और हॉरिजॉन्टल चलती है। ये जो फिश है ये वर्टिकली मूव करती है, बिल्कुल ऐसे। कभी आप मुंबई जब जाएं तो मुंबई के अंदर आप एक म्यूजियम देख के आना, वहाँ किसी भी थ्री व्हीलर वाले से या टैक्सी वाले से आप कह देंगे ना, दोनों चलते हैं, थ्री व्हीलर भी चलते हैं, टैक्सी भी चलती है, टैक्सी ज़्यादा चलती है। तो आप किसी से कहना सर हमें फिश म्यूजियम जाना, मछली के म्यूजियम में जाना, तो वो लेके जाएगा और वहाँ पे आप कम से कम मोर देन 100 ये वाले फिश देखना एक्वेरियम में। तो इनका मुँह जो माउथ है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे डॉग का होता है, और बिल्कुल ऐसे डॉग जैसे ही चेहरा दिखेगा आपको, बिल्कुल ऐसा। और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल चलती है, ऐसे नहीं चलती हमेशा, ये बड़ा याद रखना। इस दुनिया में ये ऐसी फिश है जो कैसे चलती है, वर्टिकली चलती है, वरना सब हॉरिजॉन्टली चलते हैं, इसलिए इसको सी हॉर्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सी हॉर्स। बुक में इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और ये फ्लाइंग फिश कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश लिखते ही आपको हंसी आ गई कि सर ये उड़ती है, हमने उड़ती नहीं है, ये थोड़ी पानी से निकल के थोड़ी देर ऐसे हवा में रहती हैं, यानी थोड़ी जैसे। और आपने फिश देखी होंगी कभी नेशनल जियोग्राफी चैनल पर, तो हवा में थोड़ा सा छलांग मार देती हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग फिश कहते हैं। तो दीज आर मेराइन फिश। अब आ जाते हैं जरा फ्रेश वाटर फिश पर। फ्रेश वाटर फिश तो है, फ्रेश वाटर लिख लेते हैं खाली। एक लेबिया
और एक कटला। कटला बोलते हैं। कभी आप कहो कैटला, कैटला, वो याद करना जैसे मर्जी, पर बाहर जब बोलना पड़े तो कटला बोलना। इस लेबिया को बोलते हैं रोहू, रोहू, ठीक है। कभी आप जोश में आके राहू बोल दें तो ये राहू नहीं है, रोहू। ये जूलॉजिकल नेम है, इसलिए अंडरलाइन किए गए हैं, इसे समझाने के लिए किए गए हैं। अगर नहीं करेंगे तो चल जाएगा, इन्हें तो ज़रूर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कटला, इसे भी कटला बोलते हैं, पर यहाँ पर इंग्लिश में क्या आता है और जूलॉजिकल नेम में सी आता है। बेसिक बात है, याद रखिएगा। और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। कुछ ऐसी फिश है जिन्हें हम एक्वेरियम में ही पालते हैं, उन्हें कल्टीवेट करते हैं, ग्रो कराते हैं। आपने कहा एक्वेरियम में कराते हो, बात ठीक है, लेकिन बेसिकली ये मेराइन है कि फ्रेश वाटर है? हमने बेसिकली ये फ्रेश वाटर फिश है, 100% बेसिकली फ्रेश वाटर फिश। आपने कहा एग्जाम्पल, हमने कहा बेटा, हमने कहा हाँ सर आगे, हमने बेटा लिख तो दिया हमने, ठीक है। जैसे आप हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, ऐसी ये भी एक बेटा फिश है। और एक टेरोफाइलम है, टेरोफाइलम। तो दो हैं, एक टेरोफाइलम और एक बेटा फिश, और ये दोनों एक्वेरियम में यूजुअली इन्हें ग्रो कराते हैं, लेकिन अपने आप में है फ्रेश वाटर फिश। इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, छोटी सी है पर ये अपने से बड़ी बड़ी फिश से टक्कर ले लेती है, जो आपकी और हमारी तरह, ठीक है। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा से लड़ने को तैयार रहती है, इसलिए इसका नाम फाइटिंग फिश ही रख दिया। ये बड़ी बेचारी सीधी है, पर गुस्से में आ जाए, एग्रेसिव हो जाए तो फिर छोड़ती नहीं है किसी को, आपके और हमारी तरह। राह चलतों को छेड़ते नहीं है, पर कोई छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं है। तो ऐसी ये भगवान का रूप है, एंजल फिश। एंजल आप जानते हैं, दूत को कहते हैं, देवदूत को। तो ये सब कुछ नाम आपको याद रखने हैं, खाली ऐसे नहीं कि जी मैंने सुन लिया मुझे अच्छा लगा। आपको अगर हम अभी कहें फाइटिंग फिश का नाम बताइए, आपको पता होना चाहिए। हमने नेम द फिश हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो आप कहेंगे सर टोरपीडो, इतना तो जरूर ले लेना। हमने जिसे पॉइजनस स्टिंग है, आपने कहा ट्राइगोन था। हमने जिसे पावर ऑफ ऑल्फैक्शन ज़्यादा थी, आपने कहा स्कोलिडोन था। तो ऐसे आपको याद रखने चाहिए। हमने सीओर्स का नाम क्या है, तो आपको एकदम याद आने चाहिए, हिप्पोकैम्पस है। हमने फ्लाइंग फिश का नाम क्या, आपने कहा एक्सोसीटस है। सब नीट में ये इसी तरीके से पूछे जाते हैं। हो गया था ना, अगला पॉइंट लिख लेते हैं। Bony fish are also cold-blooded animal. Any fish, either cartilaginous or bony, they have no ability to regulate their body temperature. ये भी कैसी है, कोल्ड ब्लडेड है। जब भी कोल्ड ब्लडेड बोला जाए, आप अपने आप में समझ लेना पोइक्लोथर्म्स, जरूर समझ लेना, रिक्वेस्ट है आपसे। अगला पॉइंट, बोनी फिश possesses एयर ब्लैडर फॉर बायोन्सी, यानी जिससे कि ये अपने आप को तैराते रहे। स्पेलिंग चेक कर लेना, बायोन्सी। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर पेयर्स ऑफ गिल्स आर present. गिल्स हैव गिल कवर, इनमें गिल कवर है। ये ऐसे पॉइंट आपको ना डिफरेंस करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यूजुअली स्कूलों में क्वेश्चन यही आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश, और कम से कम मिनिमम 4 to 5 आपको तो कम से कम, अगर वो कहते हैं 6 पॉइंट तो 6 लिखना है, नहीं कहते तो आप 5 में काम चला सकते हो। वैसे आपको 6 से भी ज़्यादा आते होंगे गिल कवर्स। और जब भी गिल कवर्स कोई बोले तो आप क्या बोलेंगे, ओपरकुलम। ठीक है, अगला पॉइंट, माउथ। कार्टिलेजिनस फिश का माउथ कैसा था, आपने कहा उनका तो ऐसे वेंट्रल था सर। हमने हाँ जी, इनका कैसा है, टर्मिनल, यहाँ पर है जहाँ साइक्लोस्टोम का बनाया था। माउथ इज टर्मिनल, लेकिन विद जॉ, इनमें जॉ है। आपने कैसे सर, हमने कहा याद करो, साइक्लोस्टोम तो एग्नेथा में थे, ये सारी फिश, सारे एम्फीबियन, सारे रेप्टाइल किस में है, ये ग्नेथोस्टोमेटा में। तो माउथ इज टर्मिनल,
हम नहीं भी लिखेंगे, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको याद दिलाने के लिए, विद जोन्स। अगला पॉइंट, स्किन हैज़ साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स, जबकि वहाँ कैसे थे, कार्टिलेजिनस में प्लेकोइड थे। तो कितने पॉइंट याद हो रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल 3 तो यही हो गए सर, 4 हो गए बल्कि। देखो इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, यहाँ बोन है 1 पॉइंट, ये तो चलो कॉमन है। इसके अंदर एयर ब्लैडर है, उनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है। यहाँ पर गिल कवर है, वहाँ गिल कवर नहीं है। वहाँ माउथ टर्मिनल है, यहाँ वहाँ माउथ वेंट्रल है, यहाँ पर टर्मिनल है। इनमें साइक्लोइड या टिनोइड स्केल है, वहाँ पर प्लेकोइड स्केल्स है। कुछ कुछ हो गए ना याद? आपने कहा बिल्कुल हो गए सर। अगला चलते हैं पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी सेक्सेस दोनों में सेपरेट है, यानी कि बोथ आर डायोसियस एनिमल्स। अगला पॉइंट, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और मोस्टली ये कैसे हैं? ओविपेरस है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग। और डेवलपमेंट इनमें कैसा है? वहाँ डायरेक्ट था, यहाँ पर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है। जल्दी से सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आपने कर लिया। हमने देखो 2 तरह की हमने फिश पढ़ी आज। एक फिश पढ़ी हमने कार्टिलेजिनस और एक पढ़ी हमने बोनी। कुछ डिफरेंस भी करे तो कुछ सिमिलरिटी भी करे। जैसे ये सिमिलरिटी है, ठीक है, ये सिमिलरिटी है, दोनों कोल्ड ब्लडेड है, ये सिमिलरिटी है। आपने कहा जी। तो हमने ऐसे यहाँ पर भी है कुछ हर्ट, दोनों के अंदर 2 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड हर्ट है, इसमें भी 2 चैम्बर्ड हर्ट है। और हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था 2 चैम्बर्ड हर्ट का, आपने बहुत अच्छे से कर लिया था सर। और हमने आपने थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा दिया था कि इसके पास एक ओरिकिल है और एक वेंट्रिकल है, और हर्ट का वो चैम्बर जो ब्लड रिसीव करता है बॉडी से उसे ओरिकिल कहते हैं, और जो पंप आउट करता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमने इसमें भी 2 ही सिमिलरिटी है, 2 चैम्बर हर्ट है। तो याद रखना है कि फिश का हर्ट 2 चैम्बर्ड है, इसमें भी 1 ओरिकिल है और 1 वेंट्रिकल है। ओरिकिल रिसीव करता है ब्लड को और वेंट्रिकल पंप आउट करता है। तो इसे बॉक्स में बना लीजिए, दोनों में लिख देना। जब कार्टिलेज लिखने को आ जाए तब भी लिख देना 2 चैम्बर हर्ट, और जब बोनी आ जाए उसमें भी लिख देना। तो ये सिमिलरिटी है। तो अब हमारे पास टॉपिक है एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ये हमारे दिखने में बर्ड्स भी हैं। तो अगली क्लास यानी कि ये आपका लर्न किया हुआ हो, इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको रीडिंग मारनी है, बस हमें समझाना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लिखने की ऐसे पॉइंट बनाने की याद हो। बस रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इन्हें फिर से अच्छे से पढ़ लें। आपने कम ऑलरेडी 4-5 बार पढ़ चुके हैं, हमने 1-2 बार और पढ़ लीजिए। आपके दिमाग में पहले से पता हो इनके कैरेक्टर, क्योंकि ये आपके देखे हुए रोज़ाना एनिमल हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली बात करते हैं।